Hello friends, so now let's come to the social issues and the topic is new National Education Policy 2020 and National Education Policy एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक PT 365 में मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ एंड हर मंथली मैगजीन में भी ये न्यूज़ में रहता है, इसलिए हम इसके डिटेल्स पे नहीं जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो यू विल गो टू द PT 365 वाला पार्ट ऑफ सोशल इशूज़, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिए। हम देखते हैं कि अभी क्या रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है, हम वो देख लेते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है होम अफेयर्स के, उन्होंने सेकेंड एनिवर्सरी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मनाई है और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है, किस पे बेस्ड है? तो पहली चीज़, हमको कैपेबिलिटीज़ जो है हर स्टूडेंट की, हमको इसको यूनिक तरीके से यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज़, ग्रेड 3 तक हमको लिटरेसी और नॉर्मेसी जो है हमको बढ़ानी है, न्यूमरेसी नंबर बढ़ाना है और लिटरेसी लेवल बढ़ाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करनी है और इंक्लूजन, जो हमारे एक्सक्लूजन ग्रुप रहते हैं जैसे SC ST OBC वगैरह एक्सक्लूड रहते हैं तो उनको इंक्लूड करना है, पुअर सेक्शन को इंक्लूड करना है। टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज़ करना है कि डिजिटली हम बच्चों को एम्पावर कर पाएँ और मल्टी लिंग्वलिज्म को हमको प्रमोट करना है। जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला है हमारा, एक लोकल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश आर कंपलसरी इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्रिटिकल थिंकिंग हमको बढ़ानी है और एम्फोसाइज करना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के। ये नहीं कि आप मगअप करके चले जाएं और चीज़ें आपको बन जाए, बट आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो आपको चीज़ें वो नहीं बनेंगी, अगर थोड़ा भी घुमा के तरीके से पूछा तो। इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है। तो दीज आर द की प्रिंसिपल्स related to the new education policy. Now national education policy, now let's come to the what are the initiative. तो पहली चीज़ establishment किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम MIC प्रोग्राम का फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ये जॉइंट प्रोग्राम है इंडियन नॉलेज सिस्टम का डिवीजन का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल का जो है ये प्रोग्राम है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करेंगे, इंडियन की ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को डेवलप करेंगे और उसी से जो भी प्रोडक्ट है उससे डेवलप करेंगे और उनको इंस्पायर करेंगे बच्चों को कि आप जो है ये यूज़ करिए। फिर नेशनल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, जो कि कल्चर ऑफ आइडिएशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे स्कूल्स में। स्किल इंडिया पार्टनरशिप विद इग्नू वे 3 साल के डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पे स्किल हब प्रोवाइड करी जाएंगी अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 750 वर्चुअल लैब्स खोले जाएंगे साइंस मैथमेटिक्स के और 75 स्किलिंग ई लैब्स खोले जाएंगे जो कि 2022-23 तक हमको सेटअप करना है। 100+ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उसको अलाइन करेंगे फ्यूचर स्किल क्वालिफिकेशन के साथ वेरियस एरियाज में। फिर निशिता ECCE प्रोग्राम जो है, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यहाँ पे हमको इनिशियल कैडर बनाना है ऑफ हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर्स इन आंगनवाड़ीज में। इंट्रोड्यूस करना है 75 भारतीय गेम्स इन स्कूल्स। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करना है। पब्लिक कंसल्टेशन सर्वे फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको कंडक्ट करवाना है 23 लैंग्वेजेस में, जहाँ पे इनपुट्स हम देंगे एंड सजेस्ट करेंगे कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में विद अ टारगेट रिस्पॉन्डेंट सिटीजन ऑफ 1 करोड़। ओके, सो दीज आर द इनिशिएटिव। अब न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिवाइज किया है, रिप्लेस किया है, जहाँ पे इंडिया को इनका एम था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है इंडिया को, जैसे इंडिया जो है 21st सेंचुरी की जो भी चेंजेस है उसके साथ डील कर पाए। बिल्ड ऑन द फाउंडेशनल पिलर्स, 3 पिलर्स पे 4-5 पिलर्स पे बिल्ड है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। और पॉलिसी को 2030 तक जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको हमको अचीव करना है। अब व्हाट आर द वेट अ सेकेंड, हाँ, व्हाट आर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्पेशल स्कूल्स के लिए अगर बताएं तो हम 10+2 to 5+3+3+4 हमको ग्रुप अपनाना है। करेंटली 10+2 स्ट्रक्चर जो है पॉलिसी कवर की जाएगी 1 से 10 तक, मतलब एज 16 से 16, ये दैट इज 10+2 दैट मीन्स 12 ईयर। ठीक है, तो 6 से 16 तक हमको एज ग्रुप के बच्चों को 1 से 10 क्लास तक पढ़ना है और क्लास 11-12 के जो बच्चे होंगे वो एज ग्रुप 16 से 18 साल के बीच में होंगे और उनको 5 ईयर्स दिया जाएगा फॉर फाउंडेशनल एजुकेशन, 3 ईयर प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, 3 ईयर्स मिडिल स्टेज के लिए और 4 ईयर सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए। फिर मल्टी स्ट्रीम की अगर बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी है चिल्ड्रन को कि वो चूज कर सकता है सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम। जैसे अभी था कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, मैथ्स के साथ हम फिजिक्स केमिस्ट्री ही लेंगे, बायोलॉजी नहीं ले सकते, तो अभी जो है हम एफिशिएंसी ह्यूमैनिटीज़ वगैरह भी ले सकते हैं किसी के भी साथ, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। डाइल्यूटेड बोर्ड, तो बोर्ड एग्जाम्स जो है टेस्ट
टेस्ट करेंगे सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज, और वो मॉड्यूलर बेस्ड पे होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे, और वो 2 साल में मतलब 1 साल में 2 बार होंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म 3 लैंग्वेज पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है टिल क्लास 8th क्लास तक आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक लोकल लैंग्वेज होगी और एक हिंदी और एक इंग्लिश। फिर बैगलेस डेज, स्कूल स्टूडेंट को बोला है कि टू हैव 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर, 10 बैगलेस मतलब बिना बैग के जाना होगा, ड्यूरिंग विच दे एक्सपोज्ड ऑफ वैकेशन चॉइसेस। तो वैकेशन चॉइसेस बताई जाएंगी। तो ये स्कूल के बारे में लिया गया। अब कॉलेजेस के बारे में अगर बताएं तो सैट लाइक कॉलेज टेस्ट, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करेगी कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। एक ईयर में 2 बार करेगी। 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होगी, प्रेफर की जाएगी, और मिड टर्म ड्रॉप आउट्स रेट होंगे। Dropouts to be given credit with option to complete degree after a break. No affiliation over next 15 years. कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप डिग्री प्रोवाइड करिए, एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटीज टू एंड पुट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। फ्री कैप प्रपोजल बोला है कि कैप फ्री चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के लिए आपको थोड़ा कम चार्ज करना पड़ेगा। और गोइंग ग्लोबल, तो टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को फैसिलिटेट किया जाएगा कि आप इंडिया में आइए और टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को एनकरेज करिए कि वो ग्लोबल लेवल पे परफॉर्म कर सके। तो दीज आर रिलेटेड टू द कॉलेजेस के लिए क्या है। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट किया गया है, जहां पे आपको क्या करना है, वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा ब्लर हो गया है। सो इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं टेकन फॉर अभी तक स्कूल एजुकेशन के लिए, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी। इन स्कूल एजुकेशन जो है हमको बाल वाटिक ईसीसी जो है हमको बनाना है, निपुण भारत, विद्या भारत, ये सब चीज़ें लगानी है। फिर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है जेई एग्जाम कंडक्ट करवाएगी 13 लैंग्वेजेस में, तो मतलब हमारे इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है। मल्टी मॉडल एजुकेशन थ्रू स्वयं दीक्षा, स्वयं प्रभा, ये सब वर्चुअल लैब्स जो है ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तो बच्चों को इजी होगा। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हायर एजुकेशन, तो मल्टी एंट्री एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और डिजी लॉकर से आप प्लेटफॉर्म जो है उसमें हमारा बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा। इनोवेशन एंड स्टार्टअप भी हमको एनहांस किया है इसके अंदर। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट जो है उसको अलाइन किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। ठीक है, तो दीज आर द इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चैलेंजेस। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर, तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक एजुकेशनल इकोसिस्टम है हमारे वर्ल्ड का, जहाँ पे 34 करोड़ चिल्ड्रंस पढ़ते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कमिटमेंट करता है कि 6% ग्लोबल जीडी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है वो हमको एजुकेशन में देना है, बट वो करंटली अगर बात करें तो अभी 3.5% ही है। लेगेसी इश्यूज़ की बात करें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हाईली ब्यूरोक्रेटाइज्ड है और इनोवेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग जो है उतने अच्छे से नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ फेडरलिज्म, बहुत सारे स्टेट तमिलनाडु हैं जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट है, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उनको ऑब्जेक्शन उठाया है कि आप उसको क्यों रोल्ड आउट कर रहे हो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूले के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। फिर लर्निंग लॉस की अगर बात करें तो इन इंडिया लर्निंग पॉवर्टी जो है दैट मीन्स एबिलिटी टू रीड और अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो बहुत ही कम है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें तो ऑल्दो टीचिंग मदर लैंग्वेज हमारी लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करेगी चिल्ड्रन की, बट अवेलेबिलिटी जो है हमारे ट्रेन टीचर्स की वो बहुत कम है जो मल्टीलिंगुअल टीचिंग को अडॉप्ट कर पाए। तो दीज आर द चैलेंजेस। व्हाट आर द वे अहेड? तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पहली चीज़ तो हमको CSR फंडिंग को हमको एनकरेज करना है कि वो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा प्रमोट करें। पार्टिसिपेटिव अप्रोच बनाना है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर स्टेक होल्डर्स की, सब डिस्ट्रिक्ट और प्राइवेट सेक्टर सब जो लोग मिलकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाएं। रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट किया टू ओवरहॉल द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो सिमिलर टू GST काउंसिल, नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर काउंसिल भी हमको बनानी चाहिए, जैसे कि हमारा स्टेट और सेंटर जो है एक चीज़ पे कोऑपरेट कर सके। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू क्रिएट अ
वर्केबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो कि हमारे किसको हार्नेस करेगा, प्राइवेट सेक्टर को हार्नेस करेगा कि वो हमारे इक्वल पार्टनरशिप बने एजुकेशन सेक्टर में। फिर ब्रिजिंग द पोस्ट पैंडेमिक लर्निंग गैप, तो स्पेशल फोकस हमको चिल्ड्रन पे देना है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद कितना लर्निंग कर्व हमारा लैग कर रहा है, तो उसको भी हमको एनहांस करना है। ओके, तो दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ लेट्स कम टू क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है कि जो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड है, एक्रीडिएशन प्रोसेस है, रिसर्च है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है हमारे हायर एजुकेशन में, उसके लिए जो है उन्होंने रिपोर्ट बताई है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हायर एजुकेशन का अगर बात करें तो पॉलिसी मेकिंग में कौन इन्वॉल्व है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन, फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। एक्रीडिएशन कौन प्रोवाइड करता है? जो मतलब जो बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ को एक्रीडिएट करते हैं, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। रेगुलेट कौन कौन से करते हैं? तो यूजीसी रेगुलेट करती है, एआईसीटीई, एमसीआई, ये सब सारी स्टेट रेगुलेट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करती है। नाउ लेट्स कम टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती, कॉलेजेस आते हैं, स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ आती। स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो एफिलिएटेड नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ से, बट वो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन अगर बात करें तो 1043 यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ, 42,343 कॉलेजेस हैं और 11,779 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। आउट ऑफ दीज अगर बात करें तो 78.6% जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़, दे आर प्राइवेट सेक्टर, दे आर इन प्राइवेट सेक्टर, एडेड और अनएडेड कॉलेज। और ओनली 20%, 21% जो है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो है, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस वो ज़्यादा है। अब चैलेंजेस हमारे हायर एजुकेशन क्या फेस रही है? पहली चीज़ सब ऑप्टिमल फंडिंग। तो हमको बोला है कि इंडिया का स्पेंडिंग जो एजुकेशन सेक्टर पे है दैट इज़ 3.1% ऑफ जीडीपी इन फ्यू लास्ट ईयर। मोर ओवर इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 0.62% है हमारे जीडीपी का, जो कि लोवेस्ट है हमारी एमर्जिंग इकोनॉमी से। मतलब हम बहुत ही कम रिसर्च में प्रमोट कर रहे हैं। लो स्टूडेंट एनरोलमेंट है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के वो बहुत ही कम है, दैट इज 27.1%, और ग्लोबल का एवरेज जो है 36.7%। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि लैब्स नहीं है, रिसर्च इक्विपमेंट्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है, तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुअर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है, 30 to 40% फैकल्टी जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अनफिल्ड है, नॉन अवेलेबिलिटी है क्वालिफाइड फैकल्टीज़ की। पुअर एक्रीडिएशन सिस्टम एट प्रेजेंट अगर बात करें तो बेयरली 20% ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 50,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्मल एक्रीडिएटेड है, बट वहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब ज़्यादा है। कमर्शियलाइजेशन की अगर बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप जो है उनका बढ़ रहा है, एंड मैनेजमेंट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, वो बच्चों के एनहांसमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर आउटडेटेड पेडागॉगी एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, तो कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम रिव्यू करें, अपडेट करें हमारे करिकुलम को, कि जो भी इवॉल्विंग डिमांड्स है उसको हम मेंटेन कर पाएँ, तो ये भी एक चैलेंज है। अब इसमें कुछ हम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इंडिया की रैंकिंग रिलीज़ की है 2022 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। तो एज मैनी एज 6,000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इस बार पार्टिसिपेट किए थे NIRF रैंकिंग में। IIT मद्रास, IISc बैंगलोर जो है उन्होंने टॉप 3 रैंकर्स में है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था 2015 में, और ये मैंडेटरी है इसमें कि सारे गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो NIRF में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मैंडेटरी है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। रैंकिंग जो है वो 5 ब्रॉड कैटेगरीज में की जाती है। पहली है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑब्वियसली स्टूडेंट को ये हेल्प करते हैं कि बेस्ट चॉइसेस के यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को अट्रैक्ट करते हैं कि आप कैंपस प्लेसमेंट जो है इन इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा करिए। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द वे अहेड, हमने वो पढ़ लिया। तो सबसे पहली चीज़ फाइनेंसिंग हमें प्रोवाइड करने की, 6% जो है पब्लिक स्पेंडिंग जीडीपी का हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंडेटेड है। तो डोनेशन जो है इंडिविजुअल्स, एलुमनी, इंस्टीट्यूशन सबसे लेना चाहिए, और वो 100% टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए। एजुकेशन को
ट्रीट करना चाहिए एट पार विथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहाँ पे बैंक का एक्सेस होना चाहिए, लोन्स इजीली मिल सके, प्रायोरिटी हो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की। इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन, जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को फंडिंग करना चाहिए। फिर पेडागॉगी की अगर बात करें तो देयर शुड बी परमानेंट मैकेनिज्म कि आप रिव्यू करें, अपडेट करें अपना करिकुलम, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑल्सो यहाँ पे नीड है कि हमारी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज है हम उनको यूज़ करें, नाउ कॉल्ड फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है। एक्रीडिएशन की बात करें तो इंपॉर्टेंस जो है एक्रीडिएशन का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एज ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन जो है हमारे यूनिवर्सिटीज़ का उसको अंडरस्कोर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करें तो सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, जो कि हमारे स्टेट सेंटर और प्राइवेट सेक्टर का जॉइंट एफर्ट्स हो कि वो जो है बहुत अच्छे से हमारा परफॉर्म करे। सपोर्टिंग इनोवेटर्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। एनहांस करना है क्वालिटीज़ हमारे फैकल्टीज़ की, और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप प्रोग्राम्स को बढ़ाना है। तो दीज आर द वे अहेड। अब अदर की इनिशिएटिव्स क्या लॉन्च किए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसका एम यही है कि इंडिया का ग्लोबल नॉलेज को बढ़ाना है। स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है, ये इंडियाज़ ओन MOOC प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन फाइनेंशिंग एजेंसी जो है 2018 में बनी थी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक ने मिलकर बनाया था, जहाँ पे वो फंड प्रोवाइड करें, फंड लेंगे मार्केट से और डोनेशंस लेंगे और CSR फंड से, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है हायर एजुकेशन में उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। फिर रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन एजुकेशन, दैट इज राइस स्कीम, जो कि हैफा फंड करेगा, हायर एजुकेशन फाइनेंशिंग एजेंसी फंड करेगी। यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट में हमको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम, दैट इज क्वालिटी हमको एनहांस करनी है टेक्निकल रिसर्च की। फिर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल फैकल्टी थ्रू स्कीम्स लाइक ज्ञान एंड वाजरा। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडिया ने, तो प्राइम एजुकेशन हब बनाना है इंडिया को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो दिस इज कॉल्ड हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो यूनियन फूड मिनिस्टर ने अभी रिलीज की है नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, दैट इज का स्टेट का पहला रैंकिंग इंडेक्स है रिलेटेड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस इंडेक्स में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने टॉप 3 पोजीशंस में वो किया है, और टॉप पोजीशंस में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है, ठीक है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, तो ये जो है एनैक्टमेंट हुआ था, ये 2013 में हुआ था, जहाँ पे हमको फूड सिक्योरिटी को हमको शिफ्ट करना था फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच। तो NFSA जो है वो कहाँ, ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ करता है। जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं वो हम टारगेटेड स्टेट्स पे करें जहाँ पे जनरली उनको ज़रूरत है। तो TDPS जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एनहांसमेंट है कि हम पुअर हाउस होल्ड को टारगेट करेंगे। अब NFSA का ऑब्जेक्टिव यही है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करनी है ह्यूमन को, कि उनका लाइफ साइकिल अप्रोच जो है वो चेंज हो सके, अफोर्डेबल प्राइजेस में उनको फूड मिल सके, और पीपल का जो न्यूट्रिशंस है वो भी मैनेज रह सके। ये इम्प्लीमेंट किया गया था 36 स्टेट और यूटीज़ में, जहाँ पे 81 करोड़ पर्सनस को टारगेट किया गया था, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट अंडर NFSA, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और स्टेट की। तो सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहली चीज़ एलोकेट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है हमको जो भी हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टेट और यूटी में, और सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है स्टेट और यूटी को फूड ग्रेन डिलीवरी के लिए, जो FCI से कि वो फूड ग्रेन ले FCI गोडाउन से और फेयर प्राइस शॉप्स तक भेजें। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी का वो वही करेंगे, वो एलिजिबल हाउस होल्ड को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको राशन कार्ड इशू करेंगे, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लाइसेंस जो है प्रोवाइड करेंगे टू FPS डीलर। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन, लोगों को आइडेंटिफाई करना, और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एलोकेट करना जो हमारा फूड ग्रेन्स है टू FCI और स्टेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो पहला है एंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो एलिजिबल हाउस होल्ड को अवेलेबल कराना है सब्सिडाइज्ड प्राइस में, मतलब कम प्राइस में, कि ₹3 kg जो है हमको राइस दिया जाएगा, ₹2 पर kg हमको वीट दिया जाएगा, ₹1 पर kg हमको कोर्स ग्रेन दिया जाएगा। और दीज आर कॉल्ड, इन्हीं को क्या बोलता है, सेंट्रल इशू प्राइस, क्योंकि इनको सेंट्रल ने इशू किया कि आप इतने ही प्राइस में राइस, वीट, कोर्स ग्रेन्स जो है भेजेंगे एलिजिबल हाउस होल्ड को।
फिर कवरेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को एंटाइटल किया गया है और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को कि वो हाईली सब्सिडाइज्ड फ्रूट ग्रेन्स जो है रिसीव करेंगे अंडर द टारगेटेड पीडीएस स्कीम। और किस बेसिस पे? सेंसस 2011 के बेसिस पे। अंडर द एक्ट एलिजिबल हाउस होल्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स एंड दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो एंटाइटलमेंट जो है फूड ग्रेन्स का कि कैसे करेंगे, तो अंत्योदय अन्न योजना में हाउस होल्ड को पर मंथ जो है 35 kg दिया जाएगा और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको 5 kg पर मंथ दिया जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है हाउस होल्ड्स का ऑफ हाउस होल्ड्स मैटर्निटी एंटाइटलमेंट। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है और जो लैक्टिंग वुमेन है उनको मैटर्निटी बेनिफिट रिसीव करेंगे वो 6,000 का, मतलब उनको नॉट लेस देन 6,000 रुपीज़ उनको देना ही है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टिव वुमेन और चिल्ड्रन जो है उनको मील्स जो है वो न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के थ्रू दिए जाएंगे अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। फिर फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस की बात करें तो एंटाइटल बेनिफिशरीज को ये दिया जाएगा इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर फूड ग्रेन्स नहीं सप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। अब रिफॉर्म्स जो है टीपीडीएस में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोग्रेसिवली रिफॉर्म करेंगे, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम अपनाएंगे, आधार को लेवरेज करेंगे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो पाए बेनिफिशरी का और जो रियल बेनिफिशरी है उन तक जो है हमारा फूड ग्रेन्स पहुंच पाए। अब इशूज़ एंड चैलेंजेस क्या है, तो पहली चीज़ आइडेंटिफाई करना बेनिफिशरीज को। तो करंट जो एनएफएसए है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड टारगेटेड पीडीएस वो अर्बन वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर देयर अर्बन बायस कि वो अर्बन एरियाज पे की तरफ ज़्यादा बायस है और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर ज़्यादा है। लीकेज और डाइवर्शन की अगर बात करें तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा हर पॉइंट पे लीकेज और डाइवर्जन है फूड ग्रेन्स का, और लॉस जो फूड ग्रेन्स का हमारा है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फूड ग्रेन्स जो है एफसीआई प्रोक्योर करती है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेट नहीं है, वेस्टेज जो है फूड ग्रेन्स का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाई फिस्कल बर्डन, तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी जो है अबाउट 1.70 लाख करोड़ एनुअली पे करती है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है कि फिजिकल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर लैक ऑफ अपडेशन ऑफ बेनिफिशरीज, तो एनएफएसए बेनिफिशरी जो है वो फ्रोज कर दिया गया है 2013 में, तो बहुत सारे जो हैं अभी जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। लिमिटेड टू सीरियल सिक्योरिटी ऑब्वियसली फूड जो कवर्ड है अंडर द एक्ट आर मेनली राइस एंड व्हीट एंड डज नॉट कवर बहुत सारे पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है फूड आइटम्स पे बहुत ज़्यादा है। इशूज़ विद डिजिटलाइजेशन, तो कम्बरसम प्रोसेस है डिजिटलाइजेशन का, आधार सीडिंग का, और बायोमेट्रिक हमारे जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं। अदर्स की अगर बात करें तो अनअवेलेबिलिटी हमारे फूड ग्रेन की एफपीएस में, नॉन अफोर्डेबिलिटी हमारे फूड ग्रेन्स की बाय पुअर एंड लैक ऑफ क्वालिटी फूड ग्रेन्स एटसेट्रा। तो दीज आर द इशूज़ एंड चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड। तो साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन करना है हमको सबसे पहले प्रायोरिटी हाउस होल्ड का, जहाँ पे जीरो एक्सक्लूजन एरर होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन टारगेट यूज़ करना, लाइक आधार यूज़ कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बढ़ाने हैं। स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। फूड ग्रेन्स को डाइवर्ट करना है, सिर्फ व्हीट और राइस ना कवर हो, बाकी सब भी कवर हो। रूरल और नेशनल रूरल और अर्बन कवरेज रेशियो को रिड्यूस करना है एज सजेस्टेड बाय नीति आयोग। और स्कीम जो है कैश ट्रांसफर की फूड सब्सिडी को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में करना है, ना कि हम किसी और को करें, तो फिजिकल मूवमेंट जो है फूड ग्रेन का हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ऑब्वियसली हमको राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इसको सिक्योर करेंगे, पुअर को प्रोटेक्ट करेंगे फूड इनसिक्योरिटी के अगेंस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, फूड सिक्योरिटी जो है ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेबर प्रोडक्टिविटी रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो आपको पता है पर्सन विद डिसेबिलिटी किन्हें बोलते हैं? वो पर्सन जिनके पास लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, जो काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपनी फुल कैपेसिटी से। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अगर बात करें तो 2.68 करोड़ जो है हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इंडिया में। एज ऑफ नाउ 4 मेजर नेशनल लेजिस्लेशन है जो PWDs से डील करते हैं, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, नेशनल ट्रस्ट ऑफ दिस एक्ट। तो दीज आर द कुछ एक्ट्स जो PWDs के साथ डील करते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी एक ड्राफ्ट रिलीज की है नेशनल पॉलिसी पे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर पब्लिक कमेंट्स। ठीक है, तो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जो है ऑन PWDs पर्सन विद डिसेबिलिटी पे, ये रिप्लेस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 को।
और ये प्रिंसिपल जो है ड्राफ्ट पॉलिसी का, वो वहाँ पे ये बताता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि गवर्नमेंट जो है हमारे पीडब्ल्यूडीज़ को एम्पावर करेगी और उनको इंक्लूड करेगी बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म जहाँ पे फुल पार्टिसिपेशन इनका सोसाइटी में होगा और उनको प्रोडक्टिव डाइजेस्टिव डिग्निफाइड लाइफ जो है प्रोवाइड की जाएंगी। अब ड्राफ्ट पॉलिसी जो है नीडेड क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। पहली चीज़, इंडिया ने साइन कर दिया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एनैक्टमेंट किया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जहाँ पे नंबर ऑफ डिसेबिलिटी 7 से उन्होंने 21 कर दी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया जहाँ पे इंक्लूड करना है हमको इन सेक्शंस को। इंडिया जो है पार्टी हमारे एशियन स्ट्रैटेजी फॉर एशिया पैसिफिक डिकेड फॉर पीडब्ल्यूडीज़, जो कि हमारे यूएन एस्केप के अंदर आती है। तो इंडिया जो है इन सब चीज़ों के पार्टी, इसलिए इंडिया को ड्राफ्ट बनाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड? आर्टिकल 14 हमको बोलता है राइट टू इक्वालिटी इन टू एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग डिसेबल पर्सन। 15 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है हमको पीडब्ल्यूडीज़ को भी। 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बताता है। आर्टिकल 23 की जो हमारे डिसेबल पर्सन है उनके अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ना हो उसको प्रिवेंट करता है। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 बोलता है हर सिटीजन को बोलता है इंक्लूडिंग डिसेबल पर्सन कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 41 दैट इज़ डीपीएसपी, तो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोविजन बनाए कि जो भी ओल्ड एज पीपल अनएम्प्लॉयड है, डिसेबल है, उनको वर्क प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। आर्टिकल 226 जो है एवरी डिसेबल पर्सन जो है वो हाई कोर्ट मूव करते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। 243 जी जो है दैट इज सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग डिसेबल्ड एंड मेंटली डिसेबल पर्सन। एंड 7 शेड्यूल इज सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन स्टेट लिस्ट। Okay, so these are the some constitutional provision. Now let's come to what are the key provision of the policy. तो पहली है comprehensive national प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहली जो हमारा डिसेबिलिटी कवर्ड है हमारे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर, उनको टेक केयर करना है और उनकी मेडिकल कंडीशन को भी हमको देखना है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क की होती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, तो 1/3 ऑफ द मोस्ट डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे चिल्ड्रन में हैं और उनको प्रिवेंटेबल करनी है इफ डिटेक्टेड अर्ली। फिर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में हमको प्रोवाइड करना है जो कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग और आइडेंटिफिकेशन, और यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल भी हमको बनाना है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो हैजल फ्री सर्टिफिकेशन जो है डिसेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करना है। एजुकेशन की बात करें तो कंप्लाइंस होना चाहिए आरपीडी एक्ट के साथ। नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट पोर्टल हमको बनाना है। डेडिकेटेड डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर खेलने हैं कि पैरालंपिक गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। ट्रांसपोर्टेशन हमको ईजिली करना है, उनका पर्सनल व्हीकल्स होना चाहिए। फाइन आर्ट्स की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने बोला है कि एक स्कीम डेवलप करनी है जहाँ पे एनकरेज करेंगे फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स अमंग पीडब्ल्यूडीज़। सेल्फ रिलायंस की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत को डिसेबिलिटी सेक्टर में हमको प्रमोट करना है। हेल्थ की बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत के साथ हमको वो करना है। डिसेबिलिटी डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाना है प्रोजेक्ट, जहाँ पे नेशनल डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम पीडब्ल्यूडीज़ का, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट करना है। अब मेजर्स क्या क्या लिए हैं हमारे पीडब्ल्यूडीज़ के लिए? पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है लोकल लेवल्स पे अगर बात करें तो। फॉर इंस्टेंस छत्तीसगढ़ ने अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एटलीस्ट 1 डिसेबल पर्सन हर पंचायत में होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो कैपेसिटी जो है डिसेबल पर्सन और डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन के उनको बिल्ड करना है, एम्पावर हुआ है मेंबर्स थ्रू ट्रेनिंग इन इलेक्टोरल सिस्टम। राइट बेस्ड अप्रोच हमने अपनाई है कि पीडब्ल्यूडीज़ को भी हम सिंपथी और इन सब के बेसिस में ना देखें, उनको भी हम उसी तरह वो करें। वाई कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सेंटर स्टेट जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर से मिल के कोऑपरेट कर रहे हैं। अवेयरनेस भी इंक्रीज़ हुई है पब्लिक डिसेबिलिटी के लिए। अब आते हैं व्हाट आर द इशूज़, तो लैक ऑफ डेटा एंड एविडेंस, क्योंकि डेटा नहीं है अच्छे से, कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं है, इनएडिक्वेट पॉलिसी स्टैंडर्ड्स हैं, लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो मेजर्स जो है ये सब लिए हैं। अब इनिशिएटिव जो है एसेसिबल इंडिया कैंपेन, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और कंसेशनल लोन टू एंटरप्रेन्योर्स, और फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेस फिटिंग ऑफ एड्स असिस्टिव डिवाइसेस। ओके, सो दीज आर द इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट्स वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत हमने ये पढ़ लिया है। तो द गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्वनिधि महोत्सव, जो कि कल्चर फेस्टिवल है फॉर सेलिब्रेटिंग, जो पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि इसका स्कीम को सेलिब्रेट करना है।
अब स्ट्रीट वेंडर्स का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में, तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 जो है वो डिफाइन करता है कि स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वो पर्सन होते हैं जो इंगेज हो गुड्स, फूड आइटम्स और डेली यूजर्स पे वो बेचते हो पब्लिक, डेली यूजर्स में वो डेली जो है वो पब्लिक को बेचते हो। जो रिक्शा वाले होते हैं, जो हमारे सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। जो हमारे पब्लिक को फुटपाथ में चीज़ें बेचते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। अब स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो नैनो एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे कंट्री के, और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी में, और ये एसेंशियल पार्ट है हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब हम फॉर्मल इकोनॉमी से लिंक करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो है इंडिया में एस्टिमेटेड एट 1 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट रफली 11% ऑफ अर्बन वर्कर्स। वेंडिंग इकोनॉमी जो है उनका टर्नओवर जो है 80 करोड़ अ डे होता है। अदर इनिशिएटिव्स अगर बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट सॉरी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है 2014 एनेक्ट किया था गवर्नमेंट ने कि स्ट्रीट वेंडर्स को, जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स जो बहुत बढ़ रहे हैं, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है और रेगुलेट करना है। दूसरी चीज़, सपोर्ट करना है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और स्वनिधि एज अ समृद्धि स्कीम इन 125 अर्बन लोकल बॉडीज़ में। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम क्या है? ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जहाँ पे हमको वर्किंग कैपिटल कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना है 10,000 का, और सब्सिक्वेंट लोन्स प्रोवाइड करना है 20,000 एंड 50,000, जहाँ पे 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, मतलब 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 जो है कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाएंगे, 10,000 का, फिर 20,000 का और फिर 50,000 का। मतलब आपको किसी भी चीज़ को रखने की ज़रूरत नहीं है। कोलेटरल फ्री मतलब आपको घर और ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल आपको लोन दिया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है, जुलाई 2020 में लॉन्च की है, जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करना जो कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे। अब अभी जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना स्ट्रीट वेंडर्स को, रेगुलर रीपेमेंट करना, इंसेंटिवाइज करना और रिवॉर्ड करना थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन, थ्रू कैश बैक फैसिलिटी। एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो भी हमारे वेंडिंग में इंक्लूडेड हैं अर्बन एरियाज़ में बिफोर 24 मार्च 2020 उन सबको इंक्लूड किया है। ओनली स्ट्रीट वेंडर्स बिलोंगिंग टू दोज स्टेट जो हैं वो कवर होंगे हमारे रूल्स एंड स्कीम्स अंडर स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेशन, ये है कि वो बेनिफिट ले सकते हैं। फीचर्स जो है स्कीम के, नो कोलेटरल विल बी टेकन ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट, अगर आपने बहुत जल्दी रीपेमेंट कर दी तो वेंडर्स को अवेलेबल है कि नेक्स्ट जो वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे उनमें लिमिट जो है वो एनहांस कर सकते हैं। रेट्स जो है वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा एज इन केस ऑफ द NBFC, इंटरेस्ट रेट विल बी RBI की गाइडलाइंस पे। स्ट्रीट वेंडर्स अगर लोन EMI प्रॉम्प्टली जल्दी पे कर देते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट सब्सिडी और कैशबैक जो अवेल किया जाएगा वो लोन इंटरेस्ट फ्री होंगे। और जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है दैट इज SIDBI, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। ओके इसकी अब चैलेंजेस अगर देखें तो ऑब्वियसली अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का। तो स्टेट्स जो है हमारे कंट्री में वो अनलेवली इम्प्लीमेंट करे हैं इस एक्ट को, जिसके कारण हमारे वेंडर्स जो हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। ओनली 1/4 कवर्ड है, 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया में है बट 50 लाख ही कवर्ड है, हाफ ही कवर्ड है। लैक ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो नियरली 85% जो हमारे अप्लाई किए हैं स्वनिधि लोन स्कीम के लिए उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है, उनके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है जो कि लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देती है। हेजिटेंसी ऑफ बैंक हेजिटेंस है कि वो लोन प्रोवाइड करें वल्नरेबल वेंडर्स को या ना करें क्योंकि वो लौटा पाए या ना लौटा पाए। सिस्टमेटिक हर्डल्स भी हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर्स जो हैं वेरियस वेंडर्स के वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इशूज़ भी हैं। स्टेट लेवल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, देयर रिमेन्स स्टेट अमंग स्टेट डिस्पैरिटी व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। ओके, वे फॉरवर्ड में देखें तो कंटिन्यूस स्कीम हमको करनी है, तो शॉर्ट टर्म मेजर्स को एड्रेस करने के लिए देयर शुड बी अ री इमेजिन्ड अ परमानेंट डेवलपमेंट स्कीम फॉर अल्ट्रा माइक्रो इंडस्ट्रीज। प्रोविजन जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का ऑल वेंडर्स को बढ़ाना है। C and D कैटेगरीज जो वेंडर्स हैं वो लेफ्ट आउट होते हैं, तो दीज आर दोज हु आर लेस लाइकली टू बी सर्वेड। प्रोएक्टिव रोल हमको बढ़ाना है और इंक्रीज करना है रोल हमारे प्राइवेट सेक्टर का इसमें। तो दिस इज प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में अगर देखें तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, दैट इज सोफी रिपोर्ट, इट इज़ जॉइंटली पब्लिश्ड बाय WHO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो की फाइंडिंग अगर देखें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वर्ल्ड जो है वो रिवर्स हो रही है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नहीं फॉलो कर पा रही है, बट वो और दूर चली जा रही है हंगर में, मतलब वो पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है और भी कम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रही है। मतलब
मतलब पहले तो क्या था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, बट अभी जो है और ज़्यादा वेस्टेज और ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है नहीं मिल पा रहे लोगों को। अब इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग की बात करें तो अंडर नरिशमेंट जो है 16.3% है, वेस्टिंग जो है 17.3% है, स्टंटिंग जो है 30.9% है, और ब्रीस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली हमारे इन्फेंट्स में 58% है। रिकमेंडेशन उन्होंने प्रोवाइड किया कि हमें प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजम्पशन जो है न्यूट्रिशियस फूड का इसको इंसेंटिवाइज करना है, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना है। अब फिर आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये करंट स्टेट ऑफ इवोल्यूशन जो जेंडर पैरिटी में हो रहा है उसको देखती है, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स, अगर इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया जो है वर्स्ट परफॉर्मर है हमारे वर्ल्ड में हेल्थ एंड सर्वाइवल में, और इंडिया ने रिकॉर्ड किया है बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग हमारा स्कोर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, ठीक है। और इंडिया जो है रैंक जो अपने नेबर्स से भी बहुत कम उसको रैंक मिला है, बांग्लादेश का 71 है, नेपाल का वो। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 135 है इस साल, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48 है, ठीक है। तो दीज आर द वो, बट रैंक कितना है? 135 है। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, तो नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 में मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया ने अभी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव कर लिया है विद 31 स्टेट यूटी रीचिंग टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1%। अब व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी? इट इज़ अ लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ। मतलब ओल्ड पॉपुलेशन आती जाती है, न्यू पॉपुलेशन जो है जैसे ही ओल्ड पॉपुलेशन खत्म होती है तो न्यू पॉपुलेशन आ जाती है, तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वो बोलते हैं। वंस एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को हमारे रिप्लेस करती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडिया ने अभी चाइना को टेक ओवर कर लिया है एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। ड्यूरिंग द इवेंट 2023 में ओवरटेक कर लेंगे। ड्यूरिंग द इवेंट मिनिस्टर ने इंडिया के फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया है, जहाँ पे उन्होंने टीनेज चाइल्ड बेयरिंग एंड अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है फ्रॉम दिस टू दिस अभी डिक्लाइन हुई है। माइग्रेशन और लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव, ये मोस्टली ड्रिवन है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेल पार्टिसिपेशन जो है वो कम है अवेयरनेस प्रोग्राम में। इन्वॉल्वमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर का वो हमारा मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स में अच्छा है। मेजर्स जो इंडिया ने लिया है, फर्स्ट कंट्री है इंडिया जिन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952 में लॉन्च किया था। फिर नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन लॉन्च किया गया था 2000 में, और इंडिया जो है मेंबर है फैमिली प्लानिंग 2020 का, जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है फैमिली प्लानिंग के बारे में। अब चाइल्ड लेबर अगर की बात करें तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने अभी ऑन लेबर अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि सेंटर ने कोई न्यू डेटा नहीं प्रोवाइड किया है चाइल्ड लेबर के बारे में। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री पैनल ने एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया है ऑन नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। तो बजटरी जो प्रोविजंस हैं वो बहुत कम है हमारे उसमें। तो अबाउट चाइल्ड लेबर अगर बात करें तो सेंसस 2011 के हिसाब से 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन जो है वो 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज के हैं, ठीक है। इनिशिएटिव इंडिया ने ILO कन्वेंशंस को ज्वाइन किया है जो चाइल्ड लेबर के बारे में है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि इंगेजमेंट जो है चिल्ड्रन का जो 14 ईयर से कम है उनको हर ऑक्यूपेशन में मना करती है, और अंडर 18 एज वो हजार्डियस ऑक्यूपेशन में नहीं आएंगे। फिर पेंसिल पोर्टल भी लॉन्च किया है, दैट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर पोर्टल, जो कि टूल है कि हमको चाइल्ड लेबर में जो भी बच्चे पाए जाते हैं उनको रेस्क्यू करना है और रिहेबिलिटेट करना है, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करनी है, उनको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है। अब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? तो आर्टिकल 21 क्लॉज है और 45 जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ बच्चों के लिए कि कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करते हैं। 24 जो है जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, 14 ईयर्स तक के कम के बच्चे हैं, उनको किसी भी हजार्डियस, किसी भी फैक्ट्रीज, किसी भी माइंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करना है। आर्टिकल 39 जो है वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जो भी हमारे हेल्थ है और स्ट्रेंथ है वर्कर्स की उसको इंश्योर करना है, और टीनेजर एज के जो चिल्ड्रन है उनको अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। आई विल कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।